फॉर्मेलिटी क्या है? पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोलरिटी, मोललिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ा था। उसके बाद अब एक आता है टर्म फॉर्मेलिटी, जिसको कि डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। फॉर्मेलिटी क्या है ये समझेंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि फार्मूला मास यहाँ पे अभी देखना है, फार्मूला मास प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि फार्मूला मास यानी कि कोई भी सॉल्यूट है, डिजॉल्व है, उसका फार्मूला मास कितना पार्ट्स फार्मूला मास का उसका उसमें डिजॉल्व है वो करे बताएंगे, उसको बोलेंगे फॉर्मुलिटी। इसके हम लोग फार्मूला से समझेंगे, फॉर्मुलिटी को फार्मूला से समझेंगे। सिंपल ये क्या है, फॉर्मुलिटी है। फॉर्मुलिटी इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, कैपिटल एफ से। इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ये क्या लेंगे ग्राम में, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ दैट सॉल्यूट, यानी कि उस सॉल्यूट का क्या लेंगे फॉर्मूला मास। कोई भी सॉल्यूट है उसका क्या होगा फॉर्मूला होगा, और उस फॉर्मूले का जो मास होगा वो लेंगे, यानी कि फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट ये किस में लेंगे ग्राम में, इनटू क्या होगा वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ये क्या लेंगे लीटर। अब वॉल्यूम किसका लेते हैं, वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम यहाँ पे स्पेस नहीं था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि ये लेंगे। अब देखते हैं फॉर्मुलिटी यहाँ से डिफाइन आप समझ सकते हैं क्या है ये, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड और क्या फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी यही है क्या फॉर्मुलिटी, इसको बोलते हैं फॉर्मुलिटी। अब इसको डेफिनेशन, इसको डिफाइन करें कैसे करें, यहाँ पे नीचे लिखते हैं उसका डेफिनेशन। इसको बोले इट इज दी number of formula mass unit present in a liter of solution। सिंपल यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना फॉर्मूला मास यूनिट उसका प्रेजेंट होगा वही क्या होगा फॉर्मुलिटी होगा। ये कब यूज होता है, आयोनिक सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। जब भी सॉल्यूशन क्या होता है आयोनिक होता है तो वहां पे ये यूज होता है। इट इज यूज फॉर आयोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज यूज फॉर आयोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब सॉल्यूशन आयोनिक होगा तब ये क्या होगा यूज होगा, या फिर आयोनिक कंपोजिशन कुछ भी आयोनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब देखते हैं यानी कि ये क्या आ गया फॉर्मुलिटी, इसको डिनोट किससे करें एफ से, कैपिटल एफ से। देख रहे फॉर्मूला मास यूनिट यानी कि ये फॉर्मूला मास यूनिट इसको बोल सकते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये है ये फॉर्मूला मास यूनिट इसको बोल सकते हैं। यानी कि जितना अमाउंट सॉल्यूट का उसमें डिजॉल्व है उसको डिवाइड करेंगे किससे, उसके फॉर्मूला मास से, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला मास यूनिट निकल जाएगा, और उसको क्या करें फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा उसका फॉर्मुलिटी आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या था रह गया था वो देखें नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी अच्छे से समझेंगे। चलिए अब देखते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट क्या होता है उसके आगे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये समझते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी होता है इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या सिर्फ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वही क्या होगा नॉर्मलिटी होगा। इसको ऐसे इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला देखते हैं उसके बाद समझें ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट है क्या वो देखेंगे। यहाँ पे समझें इट इज दी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट दोनों एक ही चीज है, इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर जितना ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट है वही क्या होगा नॉर्मलिटी होगा। इसको ये ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। यहाँ पे क्या हो जाए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया क्या नंबर ऑफ ग्राम नॉर्मलिटी, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा यहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्यूट का ही लेंगे, वो ये है ऊपर जब भी ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट का। यहाँ पे अगर वो करना है तो सॉल्यूट का क्या कर देंगे, सॉल्यूट का, और वो भी किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब ये क्या होगा, सॉल्यूट का लेंगे। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक टर्म है, अब ये क्या होता है उसको देखें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सॉल्यूट, यानी कि एक रेशियो है किसका किसका, मास और इक्विवेलेंट मास का दोनों का रेशियो, वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे अलग से ये कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसको बोल सकते हैं किसका किसका रेशियो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वो कर दें इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि उस सॉल्यूट का जो इक्विवेलेंट मास होगा उससे डिवाइड करेंगे क्या, सॉल्यूट के मास को। ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, यहाँ पे एक और नया टर्म है, मास ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग को पता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, वो एक नया टर्म आया, तो इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक रिलेशन समझ लेते हैं मोलरिटी और मोलिलिटी में, वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू कर रहे थे, तो अब इसका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको अगर इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, मास, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में। तो ये देखते हैं ये क्या हो गया, फिर से या तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इसी को इसके साथ साथ क्या रखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखें अब ये क्या हो गया, नया फॉर्मूला आ गया, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। यह क्या हो गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो हम लोग समझेंगे, उससे पहले देखते हैं। अब यहाँ पे देखें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आ रहा है। इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं मोलरिटी से, यानी कि मोलरिटी और मोलिलिटी में एक हम लोग लाते हैं रिलेशन दोनों में, तो वो देखते हैं कैसे होता है। चलिए यहाँ पे देखें मोलरिटी के इक्वल टू क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, लीटर में, देखते हैं। ये होगा ये इसका मोलरिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किस, मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता था, मास, ये नंबर, अगर किसी सॉल्यूट का मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इससे क्या हो जाता था, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकलता था। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे नंबर ऑफ मोल्स, ये ऐसे शॉर्ट में लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या आ गया, मास गिवन, यानी कि जितना मास, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। आ रहा समझिए ये। अब देखते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट करें, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे क्या करें, इसको रख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये कर देंगे। तो वहां पे देखें अब क्या होगा।
अब ये हो गया मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी इक्वल टू हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू वॉल्यूम। अब देखते हैं यहाँ से एक और ये आ गया मोलरिटी का। अब देखते हैं इन दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी क्या होगा, लीटर में ही होगा, ये ध्यान दें। अब देखते हैं इसमें भी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, दोनों में सिमिलैरिटी आ रहा है। यानी कि अगर इसको हम लोग कुछ कांस्टेंट मान ले, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोई कांस्टेंट मान ले कि ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, मान लेते हैं ये हो गया, ये दोनों और ये दोनों देख रहे हैं सेम है, तो इसको अगर कांस्टेंट मान ले तो देख रहे हैं नीचे सिर्फ क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट मास आ रहा है। ये दोनों क्या आ जा रहा है, दोनों में सेम हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे रिलेशन आता है, एक फॉर्मूला आता है, इसको ऊपर वाला ये मिटाते हैं। मोलरिटी नहीं, नॉर्मलिटी। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, इसी को बोलते हैं। ये आता है दोनों के बीच में, ये तब ये दोनों के बीच। अब इससे कैसे आएगा वो समझना है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, मोलरिटी इक्वल टू क्या आ गया, नॉर्मलिटी इंटू एन फैक्टर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग एक ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है वो हम लोग को अभी नहीं पता, वो आगे हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ पे सिर्फ मोलरिटी और नॉर्मलिटी, यहाँ पे देखें नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है वो समझना है, और साथ में क्या समझना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो क्या समझना है। तो वो दोनों एक एक करके पहले देखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। चल यहाँ पे देखते हैं ये नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे इसको छोटा करके लिख देते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं ताकि दोनों में समझ में आए। नॉर्मलिटी शॉर्ट में लिखते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या ग्राम है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया, ये था नॉर्मलिटी का। इसके बगल में लिखते हैं मोलरिटी का, सेम यहाँ पे कर देते हैं मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या था, वॉल्यूम। ये था। अब देखते क्या था, ये दोनों में क्या था, कॉमन था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या था, दोनों में कॉमन था। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसको क्या कर लिया हम लोग, कुछ मान लिए, जैसे कि मान लेते हैं इसको x मान लिए या फिर s कुछ भी मान लिए, x मान लिए। अब देखते हैं अब अगर क्या हो गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया, अब देखते हैं इसको क्या कर लिया, कांस्टेंट मान लिया, यानी कि x हो गया। तो अब क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इनटू एस करते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उसमें कंफ्यूजन होगा, एस करते हैं इनटू एस, ये हो गया नॉर्मलिटी इक्वल टू। और यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे बगल में लिखता हूँ, मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू एस। अब देखते हैं ये क्या है, दोनों में एस है, दोनों क्या है, इक्वल है, बोलेंगे तो क्या, दोनों एक रेशियो है किसका, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। तो अब यहाँ से अगर हम लोग एस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या हो गया, एन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम, यानी कि ये क्या, मोलरिटी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास।
अब देखते एस, ये दोनों क्या था, इक्वल था। अब एस इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास है, और यहाँ पे क्या मोलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ये दोनों में क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, रेशियो है किसका, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। तो अब देखते हैं अगर दोनों को इक्वल करेंगे तो यानी कि यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस, तो अब ये यानी कि ये दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए आपस में। यहाँ पे देखते एन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हम देखते हैं ये चलिए यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे समझेंगे, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, उसको देख लेंगे। ये क्या था, मास डिवाइडेड बाय क्या था, ये क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, पूरा समझे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग माने थे एस। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, एम इक्वल टू यानी कि मोलरिटी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी कि दोनों में सेम हो जाए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाए, मोलरिटी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय मोलर मास, और फिर हम लोग एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, ध्यान देंगे, फिर थोड़ा सा उल्टा हो गया, समझेंगे ये क्या हो गया था। ठीक, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। ये क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एस माने थे, तो अब क्या हो जाए, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होगा एस डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस डिवाइडेड बाय मोलर मास। वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, एस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ये हो गया। अब देखते हैं, अब ये अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों में करते तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे उल्टा हो गया था। अब देखते हैं यहाँ पे एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पे मोलरिटी, यहाँ पे क्या आ जाए, एस इक्वल टू क्या आ जाए, मोलरिटी इंटू मोलर मास। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब क्या हो गया, एस और एस वहाँ पे दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी इक्वल करेंगे, यानी कि अब हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या आ जाए, मोलरिटी, यानी कि एम इंटू मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, अब ये देखते हैं नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मलिटी, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, मोलरिटी इंटू मोलर मास। अब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ही, अब एन इक्वल टू क्या आ जाए, यानी कि नॉर्मलिटी निकाल रहे तो ये क्या आ जाए, नीचे जाकर डिवाइड हो जाए, यानी कि ये क्या हो गया, मोलरिटी एम, उसको ये कर देते, मोलरिटी लिख देते पूरा, सेम है वही है, एम उसी को फुल फॉर्म में लिख दिया, मोलरिटी इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ये हो गया। अब ये हो गया इक्विवेलेंट मास। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, अब ये होता है इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। कोई भी कंपाउंड का अगर हम लोग को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास, तो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास इंटू वैलेंसी फैक्टर। वो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट, वो सब एक्सप्लेन करेंगे तो समझेंगे वहाँ पे। यानी कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, यहाँ पे अगले स्टेप में लिखते हैं, मोलरिटी इंटू मोलर मास, ऊपर जैसे वैसे ही रहेगा, मोलर मास ही रहेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर। ये क्या होता है वो समझेंगे हम लोग आगे, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर,
ये होगा। अब इसको देखें, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में कर देते हैं, ये कैसे आया वहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है, इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूले से है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर हो गया। अब देखते हैं ये एन फैक्टर, अब ये एन फैक्टर क्या होगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर लिखते हैं इसी के जस्ट ऊपर, समझेंगे। यानी कि अब क्या हो गया, मोलरिटी एन इक्वल टू, ये भी क्या एन ही चल रहा है, यानी कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया अब, मोलरिटी इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। अब क्या हो गया, फिर से वही जो फॉर्मूला था, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ गया, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू एन फैक्टर। तो ये देख सकते हैं हम लोग क्या हो गया, दोनों में एक रिलेशन आ गया। एन फैक्टर ये सब हम लोग देखें, एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास क्या है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे एन, नॉर्मलिटी क्या है एन है, मोलरिटी क्या है एम, कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर। इसी को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये हो गया एक दोनों में रिलेशन, ये याद रखना होगा फॉर्मूला आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, या और ये एन फैक्टर क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या होता है। चलिए देखते हैं अब इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो समझेंगे। वैलेंसी फैक्टर वो सिंपल है, पहले इक्विवेलेंट मास समझेंगे, उसके बाद वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, वो दोनों एक ही है, वो देखें। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये वैसा मास कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट का वो मास होता है जो कि क्या करता है, डिस्प्लेस करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड का जितना मास चाहिए, वही क्या है उसका इक्विवेलेंट मास है। सिंपल ऐसे समझेंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, मान लेते मैग्नीशियम है, उसका कितना मास 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। कोई भी एलिमेंट है उसका कितना मास 1 ग्राम हाइड्रोजन को, या फिर कितना 8 ग्राम ऑक्सीजन को, या 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, वही उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, मान लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अगर हम लोग ये करवा रहे हैं, रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो ये क्या हो जाएगा MgO, यही होगा। अब देखते MgO, यानी कि अब देखें मैग्नीशियम का कितना होता है, अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं वो पहले वो भी देखना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा, तब जाकर ऑक्सीजन बैलेंस है, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 होगा। अब देखते हैं मैग्नीशियम, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब समझना क्या है कैसे हो रहा है इसका, ये इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करें वो समझेंगे। यहाँ पे क्या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या एटॉमिक मास क्या होता है 24, और इंटू 2 ये कितना होगा 48। ऑक्सीजन का कितना आता है 16 इंटू 2, ये क्या हो गया 32। अरे समझ, अब देखते ये 32 ग्राम के लिए कितना चाहिए 48 ग्राम चाहिए, यानी कि ये रिएक्शन कैसा है, इक्वेशन क्या है बैलेंस है। तो 32 ग्राम के लिए कितना चाहिए 48 ग्राम। तो क्या बोल रहे थे 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए जितना, ये 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए जितना चाहिए वही क्या होगा उसका इक्विवेलेंट मास। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम के लिए 48 ग्राम चाहिए, तो 8 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट करें। तो सिंपल ऐसे करें, 32 ग्राम के लिए कितना चाहिए 48 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 48 डिवाइडेड बाई 32। तो कितना के लिए निकालना है 8 ग्राम के लिए, तो 8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि यही हो गया 12 क्या होगा उसका इक्विवेलेंट मास हो गया, या फिर इक्विवेलेंट वेट हो गया। ये किसका हो, मैग्नीशियम का। ऐसे ही हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसका कितना मास रिक्वायर्ड है, या फिर कितना मास डिस्प्लेस करता है किसको, 1 ग्राम हाइड्रोजन को, 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन को, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन को, वही क्या होता है उसका इक्विवेलेंट मास होता है, या फिर इक्विवेलेंट सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे इक्विवेलेंट मास को। इक्विवेलेंट मास
इक्विवेलेंट मास। It is the element by mass required to combine or displace 1.008 ग्राम parts by mass इतना parts by mass of oxygen of hydrogen और 8 ग्राम by mass of oxygen और 35.5 parts by mass of chlorine। सिंपल इसको समझेंगे कि अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन है या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन है या फिर 1 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है, उसको रिप्लेस या उसके साथ रिएक्ट करने के लिए जितना ग्राम किसी एलिमेंट का चाहिए वही क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, सॉरी इक्विवेलेंट मास होगा। यानी कि वैसे तो अभी हम लोग एग्जांपल समझे थे, क्या था क्लोरीन, ये मैग्नीशियम वाला है, मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम को क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे थे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे थे, क्या हो रहा था MgO, इसको बैलेंस किए थे तो क्या हो गया था, ऐसे हुआ था। अब यानी कि ये कितना था 48 ग्राम और ये कितना था 32, तो अब 8 ग्राम के लिए कितना चाहिए था 12, यानी कि इसका क्या होगा इक्विवेलेंट मास, क्या हो गया इक्विवेलेंट मास हो गया 12। इसको उल्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये मैग्नीशियम है उसको क्या करे हाइड्रोजन से अगर रिलेट करना है तो अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा रहे किससे H2SO4 से, यानी क्या है एसिड को रिएक्ट करा रहा है किससे मेटल से, तो क्या बनाएगा सॉल्ट और क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो देखते हैं अब यहाँ पे ये पहले इक्वेशन बैलेंस करना होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा MgSO4 और साथ में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ये होगा ये दो चीज़। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, मैग्नीशियम एक है वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन तो इक्वेशन बैलेंस है। अब देखते ये कितना था 24 ग्राम था, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 24 ग्राम है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे यानी कि 2 ग्राम था, 2 ग्राम था। अब देखते 2 ग्राम के लिए कितना है 24 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हाइड्रोजन का कितना लेना है 1 ग्राम लेना है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, फिर से वही हो जाएगा 1 ग्राम के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्या था, इसका 24 है, इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही है, वो मैग्नीशियम है 24 एटॉमिक मास बोलेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा, जब वो होगा कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर तो इसका क्या हो गया एटॉमिक मास 24 है, यानी कि 24 कब है 2 ग्राम हाइड्रोजन को लिबरेट करना है, तो सॉरी 2 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, तो यानी कि देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए फिर से क्या आ जाए अभी 12 हो जाए, फिर से वही क्या आ जाए 12, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया मैग्नीशियम का वही 12 हो गया। तो ये देखेंगे हम लोग, यानी कि इक्विवेलेंट मास किसी का भी कैसे होगा, कितना उसका अमाउंट रिक्वायर्ड है, कोई भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, उसका कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए, वही उसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट होगा। आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए।